Welcome to Commerce classes. Continuing with the series Basic Accounting Terms. आज हम पढ़ेंगे आगे वाली टर्म्स जो हैं ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल्स. Along with these two main terms, इन्हीं का पार्ट हैं दो और टर्म्स. ट्रेड पेबल का पार्ट है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल और ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स. ये हम टर्म्स आज स्टडी करेंगे. पर्पस ऑफ स्टडिंग अकाउंटिंग टर्म्स इज टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड यूज दीज टर्म्स इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, बिकॉज अल्टीमेटली अकाउंटिंग में आपको कंप्लीट प्रोसेस करना है. एंट्री मेकिंग, लेजर पोस्टिंग. तो जब तक हमें टर्म्स नहीं पता होंगी हम उन्हें यूज कैसे करेंगे. सो वी आर टू स्टडी दीज टर्म्स और इनको ध्यान से समझना है क्योंकि इन्हें आपको यूज भी करना है. सो इट इज नॉट दैट कि आपने इसको रट लिया और डेफिनेशन लिख दी, काम खत्म हो गया. नहीं, डेफिनेशन चाहे आप पूरी तरह से ना लिख पाओ बट इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए जो आप यूज कर पाए. नाउ स्टडिंग विद द ट्रेड पेबल्स. अब ट्रेड पेबल में दो टर्म्स आती हैं, एक होता है ट्रेड और एक है पेबल. तो पेबल का क्लियर मीनिंग है, पेबल मतलब पे करना. यू आर टू पे समथिंग, तो उसे बोलते हैं पेबल अमाउंट, मतलब मुझे पे करना है. और ट्रेड का मतलब है कि जो बिजनेस कॉन्टिन्यूअस सेल और परचेज कर रहा है. तो जो बिजनेस का काम है चीज खरीदना और उसको आगे बेचना, जो ट्रेड कर रहा है या जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उस ट्रेड के बिजनेस में, उस नॉर्मल ट्रेडिंग में जो भी अमाउंट्स पेबल होते हैं उन्हें कहते हैं ट्रेड पेबल. जैसे सपोज आपने एक फर्म खोली, एक बिजनेस है आपका स्टेशनरी का, ठीक है. अब इस बिजनेस के दो एंड्स हैं. ऑन वन प्लेस आपके पास है सप्लायर्स जिनसे आप स्टेशनरी आइटम्स खरीदते हो, बाय कर रहे हो. यू आर बाइंग स्टेशनरी आइटम्स. सो आप इनसे परचेज कर रहे हो स्टेशनरी आइटम्स. दे आर सेलिंग यू, बिजनेस इनसे परचेज कर रहा है. हम हर चीज बिजनेस के परस्पेक्टिव से बोलते हैं, ठीक है. सो बिजनेस इनसे परचेज करता है. दूसरे एंड पे आपके पास कौन लोग हैं? कस्टमर्स, परचेजर जिसे बोलेंगे, ठीक है. अब ये कस्टमर है, इनको आप सेल कर रहे हो. यहां से आपने चीजें खरीदी, अपनी शॉप में बिजनेस में लेके आए और यहां से आप सेल कर रहे हो. तो जिससे हम चीज परचेज करते हैं उसको हमें पेमेंट करनी होती है, ठीक है. तो अगर हम ये पेमेंट कैश में कर देते हैं तो वहीं बात सेटल हो जाती है, उसे कैश परचेज बोल देते हैं. बट अगर ये पेमेंट डिले कर देते हो, डिले करने का मतलब है क्रेडिट में परचेज करते हो, तो आपकी पेमेंट डिले हो गई. अब आपको पेमेंट करनी है थोड़े टाइम के बाद. तो ये जो पर्सन है टू होम यू ओ एन अमाउंट, इसको बिजनेस ओ करता है. बिजनेस ओज मतलब देना है इसको सम अमाउंट, ठीक है. तो जो बिजनेस ओ कर रहा है अमाउंट अपने सप्लायर्स को, किस लिए? फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. आपने इनसे गुड्स खरीदे हैं, ये आपके गुड्स है. प्लीज रेफर टू द प्रीवियस वीडियोस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गुड्स. गुड्स वो होते हैं जिनमें बिजनेस नॉर्मली डील करता है. तो आपने इनसे गुड्स खरीदे हैं, अब आपको इन्हें पैसा देना है. सो बिजनेस ओज सम अमाउंट टू द सप्लायर्स फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और फॉर सर्विसेज. ये गुड्स के लिए भी हो सकता है अगर आपका बिजनेस गुड्स का है. अगर आपका बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करने का है तो ये सर्विसेज के लिए भी हो सकता है. आपने इनसे कोई सर्विसेज ली और आपको इन्हें पेमेंट करनी है, अभी पे नहीं की, क्रेडिट में ली है. तो ये जो पर्सन्स है या जो अमाउंट्स पेबल हैं इनको बोलते हैं अकाउंट्स पेबल. तो अकाउंट पेबल का मतलब क्या हो गया कि जो अमाउंट है वो पेबल है, अमाउंट पे करना है ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज और सर्विसेज टेकन ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग अ ईयर. तो किसी ईयर में जब बिजनेस ने अपने सप्लायर से कुछ भी ऑन क्रेडिट परचेज किया या सर्विसेज ली, उसके अगेंस्ट जो पेमेंट ड्यू बन गई, जो अभी पे करनी है, उसे बोलते हैं अकाउंट्स पेबल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सो पेबल जो है ये हमारे परचेज से रिलेटेड है. बिजनेस ने कुछ परचेज किया है, कुछ गुड्स खरीदे हैं और सर्विसेज ली हैं, उसके अगेंस्ट पेमेंट ड्यू बन गई, पेमेंट देनी है. सो इट इज द अमाउंट पेबल. ट्रेड पेबल का मतलब है पे करना, पे करना ट्रेड में, ऑर्डिनरी बिजनेस में.
So it is the amount payable for purchase of goods or for services taken in the ordinary course of business. So जो आपने समझा वही डेफिनेशन में लिखना है कि पेबल क्या होते हैं, अमाउंट पेबल किसके लिए, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ट्रेड में हम गुड्स खरीद के बेच रहे हैं तो लेफ्ट हैंड जो परचेज वाला साइड है वहां से हमें पेबल मिलते हैं. परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो सिंपल टर्म्स में ट्रेड पेबल क्या हो गए, इट इज द अमाउंट पेबल टू द सेलर ऑफ गुड्स और प्रोवाइडेड ऑफ सर्विसेज. ओके, सो जिसने भी बिजनेस को गुड्स बेचे हैं या सर्विसेज दी हैं उनको जो अमाउंट पेबल है वो हमारा है ट्रेड पेबल. सो आपके बिजनेस में जो कॉन्टिन्यूस ट्रेड चल रहा है, परचेज और सेल, तो जो परचेज एंड पे जहां आप चीजें खरीदते हो या सर्विसेज लेते हो, सर्विसेज टेकन, उसके अगेंस्ट जो पेमेंट्स ड्यू हो गई वो कहलाती हैं ट्रेड पेबल. अब ट्रेड पेबल दो तरह के होते हैं. इट इज अ सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. सबसे पहले कौन आते हैं, क्रेडिटर्स. क्रेडिटर किस लिए, क्योंकि जब आपने किसी भी सप्लायर से कुछ परचेज किया तो वो जो पर्सन है वो हो गया आपका क्रेडिटर. इसको हम क्रेडिटर नाम देंगे. सपोज आपका सप्लायर है अरुण लिमिटेड. अरुण लिमिटेड से आपके बिजनेस ने स्टेशनरी खरीदी, सो अब अरुण लिमिटेड बन गया आपका क्रेडिटर, राइट. सो क्रेडिटर उस पर्सन को बोलते हैं टू होम वी ओ एन अमाउंट. वी का मतलब है बिजनेस. हमेशा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो, बिजनेस की जगह खुद को रख के सोचो तो आपको हर चीज क्लियर नजर आएगी. तो आप बिजनेस की जगह हैं, आप बिजनेस की वर्किंग कर रहे हैं तो आप खुद को सोचो कि अगर मैं ही बिजनेस हूं, सो एज अ बिजनेस, नॉट बिजनेसमैन, बिजनेस, तो बिजनेस की जगह पे आप रहेंगे तो आपने जिसको पेमेंट करनी है वो बन गया आपका क्रेडिटर. सो क्रेडिटर एक पर्सन है. क्रेडिटर इज अ पर्सन. कौन सा, टू होम बिजनेस ओज एन अमाउंट. क्रेडिटर इज अ पर्सन. पर्सन बिजनेस एंटरप्राइज भी हो सकता है क्योंकि सामने वाला भी तो बिजनेस ही कर रहा है ना. सो इट इज अ पर्सन और अ बिजनेस एंटरप्राइज टू होम द बिजनेस ओज. ओज का मतलब है बिजनेस इज टू पे, बिजनेस को देना है अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन. सो यहां आपका पर्सन बन गया क्रेडिटर. तो जब हम कुछ भी क्रेडिट में बाय करते हैं, कोई भी गुड्स क्रेडिट में बाय करते हैं तो सामने वाला पर्सन बन जाता है हमारा क्रेडिटर. ठीक है, क्रेडिटर इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड पेबल. अब क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर एक पर्सन है जिसको हमने पैसा देना है, वी आर टू पे सम अमाउंट. अब इसी से नेक्स्ट टर्म निकल के आएगी, वो है बिल्स पेबल. वो कैसे आती है, यही इस एग्जाम्पल से समझो. यू ओ एन अमाउंट टू अरुण. आपको अरुण को पैसा देना है. सपोज आपने जब स्टेशनरी खरीदी तो आपने कहा कि आई विल पे यू आफ्टर 3 months. क्रेडिट चलता है बिजनेस में, तो आपने कह दिया मैं 3 months बाद दे दूंगा पेमेंट. बट अरुण को अभी पैसा चाहिए, ही वॉन्ट्स मनी नाउ. बट आपने तो कहा था कि मैं तो 3 months बाद दूंगा. टर्म्स तो आपकी यही है ना. सो नाउ व्हाट विल हैपन, वन वे टू डील विद दिस प्रॉब्लम इज when your supplier, your creditor wants money but you cannot pay, आपकी पोजीशन नहीं है आप देंगे. सो उसका एक तरीका क्या होता है, इसका तरीका होता है बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है. इट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड. तो ये लॉ में चलता है, ये एक्सेप्ट होता है. ठीक है, अप्रूव डॉक्यूमेंट है. इसको सारे बिजनेसेस अप्रूव करते हैं और इसको एक्सेप्ट भी करते हैं और इसमें एक्सचेंज होते हैं. अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा, यू एज अ बिजनेसमैन, क्योंकि आपको पेमेंट करनी है इस पर्सन को, सो अरुण लिमिटेड एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा कि सो एंड सो पर्सन, मीन्स आपका जो बिजनेस है, आपका जो भी नाम है बिजनेस का, सो दिस पर्सन इज टू पे दिस मच अमाउंट. से अमाउंट है 10,000. ठीक है, हम अमाउंट भी लिख लेते हैं. सो वो लिखेगा कि बिजनेस इज टू पे, बिजनेस जो भी नाम है आपका, इज टू पे 10,000 आफ्टर 3 months. They have written it. अब as a business you will accept it. आप यहां पे इसे एक्सेप्ट कर लोगे इस बिल को. तो ये जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, यहां ये लिख दिया कि अरुण लिमिटेड सेज दैट दिस बिजनेस इज टू पे 10,000 rupees, say at the end of
3 मंथ्स और डेट लिखेंगे, आज की डेट से जितने भी, अगर आपने 3 मंथ्स का एग्री किया है 3 लिखेंगे, 2 मंथ्स एग्री किया है 2 लिखेंगे, मैक्सिमम 3 मंथ्स होता है इसका टाइम। सपोज लिख दिया ऑन यू विल पे 10,000 ऑन से 30th जून 2020। यहाँ आपका बिजनेस का स्टैंप होगा और जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर है उसके साइन होंगे, ठीक है। तो अब ये बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं ये बिल्स पेबल भी हो जाते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी हो जाते हैं। अब इस बिल पे आपको पेमेंट करनी है। सो फॉर योर बिजनेस इट इज अ बिल्स पेबल बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड, यू आर टू पे फॉर दिस पर्सन अरुण लिमिटेड, यही बिल बन जाता है बिल रिसीवेबल, ठीक है। सो अभी हम बात कर रहे हैं बिल्स पेबल की। तो बिल्स पेबल क्या हो जाते हैं, इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द बिजनेस, ओके, on which a specified amount is payable at a specified date। इसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। बट आप बोलोगे इसमें अब अरुण लिमिटेड को क्या फायदा होगा, उसके पास तो पैसा नहीं आया ना, बिल तो लिखा है हमने पैसे के लिए, पैसा तो आया नहीं। तो अब ये बिल्स क्योंकि हमारे लीगल डॉक्यूमेंट है, अप्रूव्ड है, सो अरुण लिमिटेड कैन गो टू बैंक एंड गेट दिस बिल डिस्काउंटेड। वो इस बिल को बैंक को देगा क्योंकि ये आपके बिजनेस की स्टैंप के साथ है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो बैंक इस बिल के अगेंस्ट अरुण लिमिटेड को पैसे दे देगा विद सम डिस्काउंट। अगर 10,000 है मे बी वो 2% अपना कमीशन काटेगा और बाकी पैसा दे देगा। सो अरुण लिमिटेड को कैश मिल गई, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको पैसा अभी देना नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। सो आफ्टर 3 मंथ्स ऑन दिस डेट बैंक कब आ जाएगा आपके पास ये बिल लेके कि भाई आपने प्रॉमिस किया था, आपने बिल एक्सेप्ट किया था, आप पे कर दो, तो आप पे कर दोगे। सो जो हमारे ट्रेड पेबल हैं वो स्टार्ट होते हैं क्रेडिटर से, बट क्रेडिटर से वो कन्वर्ट हो सकते हैं बिल्स पेबल में, ठीक है। बिजनेस के लिए बिल्स पेबल, क्रेडिटर को क्योंकि पेमेंट करनी है तो वो बन जाता है बिल्स पेबल। और बिल एक्सेप्ट करता है पेमेंट करने वाला, और बिल लिखता है, ड्रॉ करता है जिसको पैसा लेना है। तो अगर अरुण ने पैसा लेना है तो अरुण बिल ड्रॉ करेगा और आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे। तो आपकी बुक्स में, बिजनेस की बुक्स में ये बिल्स पेबल है। अरुण को पैसा लेना है, अरुण जब अपनी बुक्स बनाएगा वो इसे बिल रिसीवेबल लिखेगा, लेकिन आप इसे क्या लिखोगे, बिल्स पेबल। सो ये बिल्स का किस्सा आपको समझ आ गया होगा कि बिल्स क्या होते हैं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। और ये क्योंकि 2 पर्सन्स की बात हो रही है ना, तो आपकी बुक्स में कुछ और आएगा, सामने वाले की बुक्स में कुछ और आएगा। जैसे आप जब क्रेडिटर बोलते हो तो क्रेडिटर कौन होता है, यू आर टू पे दी अमाउंट। आप अपनी बुक्स में लिखोगे वो मेरा क्रेडिटर है, मुझे उसे पे करना है। तो अब सामने वाला आपको क्रेडिटर नहीं बोलेगा क्योंकि उसे आपसे पैसा रिसीव करना है, तो उसके लिए आप रिसीवेबल हो, समझ रहे हो। सो क्रेडिटर इज अ पर्सन टू होम द बिजनेस इज टू पे अमाउंट अगेंस्ट सम क्रेडिट परचेज। और यही क्रेडिटर्स में से कुछ लोग कन्वर्ट हो जाते हैं बिल्स पेबल में जब उन्हें पैसा चाहिए और बिजनेस अभी नहीं दे सकता। सो हम बिल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो बिल पेबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज ऑन विच एन अमाउंट इज पेबल ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। इस पे एक स्पेसिफाइड अमाउंट है, वो पे करोगे स्पेसिफाइड डेट को। तो इससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और आपके सप्लायर और क्रेडिटर की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो ये दोनों टर्म्स मिला के बनते हैं हमारे ट्रेड पेबल, क्योंकि ये बिल्स पेबल कहीं अलग से नहीं आ रहे हैं, इसी में से ले रहे हैं। ऑल्दो बिल्स जो हैं सिर्फ ट्रेड के लिए ही एक्सेप्ट यहाँ ड्रॉ नहीं किए जाते हैं, देयर आर वेरियस अदर रीजंस ऑल्सो, ठीक है। किसी ने आपसे लोन पैसा मांगा, आप अभी नहीं दे पा रहे हो बट यू वांट टू हेल्प हिम, आप तब भी बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दे सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो कि चलो ठीक है अभी तुम पैसा ले लो, 3 मंथ्स बाद फिर मैं पेमेंट कर दूंगा बैंक को। सो इस तरह से ये लोन अरेंजमेंट भी है, बट अभी हम स्टडी वो नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड चीज पढ़ रहे हैं, ट्रेड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो आप यही समझो कि अगर किसी पर्सन को हमें पैसा देना है तो उसके बदले में हम उसे बिल भी एक्सेप्ट करके उसको अलाउ कर सकते हैं कि वो पैसा बैंक से ले ले और आप बाद में पेमेंट कर दोगे। सो ट्रेड पेबल टर्म इज क्लियर, इट इज द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मीन्स इट इज द अमाउंट पेबल। और पे हम किसको करते हैं, सेलर ऑफ गुड्स और प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, उन्हें पे करना है। अब क्रेडिटर
is a person to whom the business is to pay the amount against credit purchase. Bills payable means the bill of exchange accepted by the business on which the specified amount is payable on a specified date. तो ये हो गई 3 टर्म्स हमारी. इसके ऑपोजिट है हमारा जो सेकंड एंड था बिजनेस का. ट्रेड के 2 पार्ट्स है, एक परचेज है, एक सेल है. तो सेकंड एंड है हमारा सेल. वहां से हमें मिलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स. जैसे आप बिजनेस में परचेज करते हो, जस्ट कम टू दिस, ये आपका बिजनेस है, स्टेशनरी का बिजनेस है. आप यहां से स्टेशनरी बाय करते हो, आगे स्टेशनरी सेल करते हो. सो अब आपका जो रिलेशन सप्लायर के साथ है उसका बिल्कुल ऑपोजिट यहां कस्टमर के साथ होने वाला है. आप कस्टमर को सेल कर रहे हो गुड्स की. इफ यू सेल इट ऑन कैश तो सेटल हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. आप ए को सेल करो, बी को सेल करो, सी को सेल करो, पैसा आ रहा है, चीज जा रही है. बहुत सिंपल. प्रॉब्लम होती है जब कस्टमर से आप क्रेडिट में ट्रांजेक्शन कर रहे हो. सो आपने सेल कर दी ऑन क्रेडिट, ठीक है, या आपने सर्विसेज दी ऑन क्रेडिट. द पर्सन सेज कि आई विल पे यू आफ्टर सम टाइम. सो नाउ द पर्सन और द अकाउंट्स ऑन विच वी आर टू रिसीव द अमाउंट, इनसे हमें पैसा मिलना है. सो इट इज रेफर्ड एज अकाउंट्स रिसीवेबल. तो रिसीवेबल हमारे सेल के एंड पे होते हैं, पेबल हमारे परचेज के एंड पे होते हैं. तो रिसीवेबल क्या बन गया, इसका ऑपोजिट. इट इज द अमाउंट रिसीवेबल for sale of goods or for services provided in the ordinary course of business. So ये आप ट्रेड से रिलेटेड अमाउंट्स को बोलोगे, ये क्लियर है. ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है ट्रेड का पार्ट होना चाहिए. सो अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स. अब सपोज आपके बिजनेस के पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, आप यूज कर रहे थे अपने ऑफिस में. नाउ यू फाइंड कि ये फर्नीचर अब खराब हो गया, मुझे ये सेल कर देना है एंड आई विल रिप्लेस इट विद द न्यू वन. वो ट्रेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप फर्नीचर बेच रहे हो, एक पुरानी चीज बेच रहे हो जो आपके बिजनेस का ट्रेड नहीं है. तो उसमें ट्रेड रिसीवेबल नहीं आएंगे. ट्रेड रिसीवेबल अराइज आउट ऑफ ट्रेड. तो ये इसका फीचर याद रखो. तो ये अमाउंट, इसमें 2 टर्म्स है, ट्रेड और रिसीवेबल. इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी. नंबर 1, अमाउंट रिसीवेबल है. इट इज द अमाउंट रिसीवेबल. किससे? पैसा उसी से लेते हैं जिसको सेल कर रहे होते हैं. सो फॉर सेल, अब सेल कहां से निकलनी चाहिए, ट्रेड में से. फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. सो इन अ वे इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द परचेजर, और उसे हम बोलते हैं कस्टमर. सो फ्रॉम द कस्टमर ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. सो कस्टमर से जो अमाउंट मिलने हैं उन्हें बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल. अब इन कस्टमर को हम बोलते हैं डेटर्स. ट्रेड रिसीवेबल इज डेटर प्लस बिल रिसीवेबल. सो जस्ट रिमेंबर जो हमने ऊपर पढ़ा, अब इसका ऑपोजिट पढ़ेंगे. सो सपोज आपने एक कस्टमर आया कीर्ति, ठीक है, उसको गुड्स बेच दिए सेल पे. एक और आया अनिल, उसको भी गुड्स बेच दिए, सपोज 2000, इसको 3000 के बेच दिए क्रेडिट पे. तो ये दोनों बन जाएंगे आपके डेटर्स. तो आपके डेटर्स होंगे कीर्ति एंड अनिल. कौन है डेटर? डेटर इज अ पर्सन. ये पर्सन भी हो सकता है, एक और बिजनेसमैन भी हो सकता है. बिजनेस भी तो अपने लिए स्टेशनरी आइटम खरीदते हैं ना. सो ये बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, बिजनेस भी हो सकता है. सो अकाउंट रिसीवेबल क्या हो गया, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स और फॉर द सर्विसेज गिवन. और ये जो पर्सन्स इन्वॉल्व है दे आर कॉल्ड अवर डेटर्स, क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस से, और हमारे बिजनेस में वी आर टू रिसीव मनी. समबडी में से उनको तो पे करना है ना, तो उनको पे करना है तो वो अपनी बुक्स में लिखेंगे ना, ठीक है ना. अगर कीर्ति को पे करना है, अनिल को पे करना है, वो अपनी बुक्स में लिखेंगे हमें पे करना है. उनकी बुक्स में ये पेबल हैं, बट हमें अपने बिजनेस में एंट्री करनी है, तो हमारे बिजनेस में ये रिसीवेबल्स हैं, इन्हें हमें पे करना है. तो ये हमारे बन जाते हैं डेटर्स. उनकी बुक्स में हम उनके क्रेडिटर हो जाएंगे, बट हम अपनी बुक्स की बात करेंगे. हमें कंफ्यूज नहीं होना. हम जिस भी बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं उसकी जगह रह के हमेशा ट्रांजैक्शन को सोचेंगे. सो हमारे बिजनेस में वी आर टू रिसीव मनी फ्रॉम दीज पर्सन, सो दे आर कॉल्ड अवर कस्टमर्स. सो कस्टमर और डेटर्स क्या हो गए. डेटर इज अ पर्सन हु ओज अमाउंट टू द बिजनेस. सो डेटर वो पर्सन है जो ओ कर रहा है. ओ मतलब उसको पे करना है हमें. सो अब यहां पे डेटर को पे करना है बिजनेस को. क्रेडिटर में क्या था, बिजनेस को पे करना था. सो दिस इज द डिफरेंस. जिससे हमें पैसा लेना है वो हमारा डेटर है,
डी डेटर हमें पैसा लेना है, और जिसको हमें पे करना है वो क्रेडिटर है, ट्रेड पेबल है. सो डेटर इज अ पर्सन हु ओज द अमाउंट, हु इज टू पे द अमाउंट टू द बिजनेस. अगेन ट्रेड का होना चाहिए, अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड. तो ट्रेड से निकलते हैं डेटर्स. अब सेम उसका ऑपोजिट है बिल्स पेबल का, बिल रिसीवेबल. तो अब आपको डेटर से पैसा लेना है. डेटर आपको पैसा अभी दे नहीं पा रहा, बट यू नीड मनी. अगेन सेम स्टोरी चलेगी. यू वांट मनी फ्रॉम बोथ दिस पर्सन्स. ये दे नहीं पा रहे हैं, क्या करेंगे? अब आप एक बिल लिखेंगे. यू ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दोगे. अब ये डिटेल में हम आगे एक चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लो कि जिसको पैसा लेना होता है ना, वो बिल लिखता है. उसने एक बिल लिख दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखेगा कि सो एंड सो पर्सन कीर्ति इज टू पे. अब कीर्ति को पे करना है, ठीक है. कीर्ति इज टू पे 2,000 rupees टू द बिजनेस आफ्टर से 60 days ऑन दिस डेट. एक डेट स्पेसिफाई हो गई, एक अमाउंट स्पेसिफाई हो गया. अब इस बिल पे बिजनेस को पैसा मिलना है, रिसीव होना है. तो बिजनेस के लिए ये बन गया बिल रिसीवेबल. इन लोगों को पे करना है, वो अपनी बुक्स में जाने, वो पेबल लिखते रहे. हमारे लिए ये रिसीवेबल है क्योंकि बिजनेस को इस पे पैसा रिसीव होना है. अब इसका फायदा क्या है? सेम, आपके पास बिल आ गया, एक्सेप्ट कर लिया कीर्ति या अनिल ने कि इन्हें पे करेंगे इस टाइम पे. सो यू गॉट अ बिल. अब आप इस बिल को अपने बैंक को दे सकते हो और बैंक आपको इस बिल के बदले में कैश दे देगा आफ्टर कटिंग सम डिस्काउंट. उसमें बैंक थोड़ा सा अपनी चार्जेस लेगा, 5%, 2%, और बाकी आपको दे देगा. तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यू गॉट द मनी. सो जो बिल रिसीवेबल्स हैं ये सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं मनी. सो बिल रिसीवेबल क्या बन गया? बिल रिसीवेबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द डेटर. रिमेंबर, ये बिल एक्सचेंज जो भी होते हैं ये एक्सेप्ट करता है जिसको पैसा पे करना है. सो यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा डेटर, एक्सेप्टेड बाय द डेटर ऑन विच अ स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेबल ऑन अ रिसीवेबल ऑन अ स्पेसिफाइड डेट. सो बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, इनके जो नाम लिखते हो वही डेफिनेशन है. बिल्स पेबल का मतलब है अमाउंट जो है वो पेबल होगा और इसे एक्सेप्ट करेगा बिजनेस, क्योंकि यहाँ बिजनेस को पे करना है. और बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट करेगा आपका डेटर, बिकॉज अब डेटर को पे करना है. यू विल राइट इट, डेटर विल एक्सेप्ट इट, दैट ही विल पे द अमाउंट, सो यू विल बी रिसीविंग द अमाउंट. तो आपके लिए बन गया वो बिल रिसीवेबल. सो दीज आर अ फ्यू टर्म्स दैट वी नीड टू नो व्हेन वी आर वर्किंग. That what are trade payables, creditors, bills payable, trade receivables, debtors and bill receivables. I hope these terms are clear.